गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना बीए पार्ट 3 में सेकंड बुक है भारत का भूगोल जो चल रही थी। भारत का भूगोल है जो चल रही है। अपन ने पिछले जो टॉपिक है पिछला जो अपना पढ़ा था उसमें खाद्यान्न फसलें हैं जिसके अंदर गेहूं और चावल का उत्पादन भारत के संदर्भ में अपन ने अध्ययन कर लिया था। मैंने आपको मैप वाइज है राज्यों के आधार पे कितने प्रतिशत उत्पादन होता है, कितना प्रतिशत निर्यात किया जाता है, कौन कौन से राज्य फर्स्ट स्थान पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं। इस तरीके से क्या है इनका उत्पादन और विस्तार है वो आप लोगों को मैंने करा दिया है। अब है अपना टॉपिक ऊर्जा संसाधन यूनिट अपनी चल रही है सेकंड यूनिट, जिसमें ऊर्जा संसाधनों की अगर बात करते हैं तो ऊर्जा संसाधन नॉर्मली अगर देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर सूर्य का क्या है, ये भी क्या है ऊर्जा एक स्रोत है। यानी कि देखा जाए तो ऊर्जा संसाधनों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पृथ्वी के ऊपर क्या है सूर्य का जो प्रकाश अपन को प्राप्त होता है ऊष्मा जो मिलती है वो भी क्या है ऊर्जा संसाधन के अंदर आती है। पहले क्या होता था सूर्य से जो बिजली बनाई जाती थी सौर ऊर्जा जिसे कहा जाता है, सोलर प्लांट जो आज के समय में बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ऊर्जा संसाधनों की मात्रा है, ऊर्जा के जो संसाधन है वो तो क्या है आपके सीमित मात्रा में, ऊर्जा के जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है और इनको जो खर्च करने वाले हैं यानी कि इनको क्या है एक संसाधन के रूप में क्या है प्रयोग करने वाले जो है वो क्या है असीमित है। लोगों की आवश्यकताएं असीमित, जो संसाधनों को लगातार क्या है काम में लिए जा रहे हैं। तो संसाधनों को काम में आपके संसाधन तो क्या है भूमि के गर्भ में से जब इन संसाधनों को निकाला जाता है जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारे क्या हैं आपके ऊर्जा संसाधनों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ऊर्जा संसाधन का मतलब संसाधन मतलब रिसोर्स, ऊर्जा यानी एनर्जी, यानी कि जिससे अपन को एनर्जी प्राप्त होती है, जिनके द्वारा क्या है पहले जब बिजली का उत्पादन नहीं था, जब बिजली नहीं बनाई गई थी तब आपका क्या है कोयले के द्वारा जो गाड़ी का जो इंजन होता है, इंजन गाड़ी का ट्रेन का जो इंजन है वो किसके द्वारा चलता था, संचालित होता था कोयले के द्वारा। इस तरीके से लगातार क्या है आपके जो भी संसाधन है उनको धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। और ये आपके जो संसाधन है प्राकृतिक कह सकते हैं, इनको क्या है परंपरागत इनको कहा जाता है, यानी कि बहुत समय से ये क्या है चले आ रहे हैं। जब से मनुष्य ने होश संभाला है तब से इनकी खोज करना स्टार्ट किया, तब से लेकर आज तक आपके कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, तो इनके क्या है सीमित भंडार होने की वजह से क्या है ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होने के कगार पे आ रहे हैं। इसलिए इनके स्थान पे क्या किए जा रहे हैं वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन काम में लिए जा रहे हैं। देखो ये तो आपके क्या है परंपरागत और ये क्या है आपके गैर परंपरागत। यानी कि पुराने समय से बहुत लंबे समय से जो चले आ रहे हैं वो तो आपके क्या हो गए परंपरागत, और गैर परंपरागत कौन से हो गए
कि धीरे धीरे पता है ये जो संसाधन है आपके ये क्या है समाप्त तो हो जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये क्या है नहीं चल पाएंगे। तो इनके स्थान पर क्या खोजे गए, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन खोजे गए। जैसे आपका क्या है कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त होती थी, कोयले से बिजली बनाई जाती थी, आपका बहुत सारे चीजों के अंदर आपका कोयले का निर्माण है वो किया जाता है। उसी में आपका पेट्रोल है, जो डीजल पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक जो पेट्रोल है उसके अंदर अगर बात करते हैं तो ये भी क्या है आपका एक बार काम में लेने के बाद में इनको क्या है दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। जैसे बात करते हैं आपकी गैर परंपरागत संसाधनों की, तो परंपरागत संसाधन है वो क्या है आपके एक बार काम में लेने के बाद में क्या है एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। ये क्या है आपके अनवीकरण संसाधनों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि इनका पुनः दोबारा क्या है प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। जैसे 1 लीटर तेल अगर अपन क्या है बाइक में डलवाते हैं, स्कूटी में डलवाते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका 1 लीटर जो दूरी तय कर लेता है, जैसे 20 किलोमीटर जाके आ गया, 10 किलोमीटर जाके आ गए, तो इस तरीके से क्या है ये जो दूरी तय हो गई और ये पेट्रोल खर्च हो गया, ये दोबारा नहीं मिल सकता। तो इसका क्या नहीं किया जा सकता, इन संसाधनों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, मतलब दोबारा इसको काम में नहीं लिया जा सकता। तो ये तो क्या है आपके प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों के अंदर अनवीनीकरण संसाधन, अनवीनीकरण संसाधन भी कहा जाता है, इनको परंपरागत भी कहा जाता है, अनवीनीकरण संसाधन भी कहा जाता है। दूसरा आता है आपका जिन संसाधनों को एक बार काम में लेने के बाद, एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में लिया जा सकता है। जैसे लोहा आपका जो सूर्य से प्राप्त होने वाला सौर ऊर्जा कह सकते हैं इसे, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल, मृदा, ये सारे क्या हैं आपके, और जितने भी खनिज, ये क्या है आपके एक बार काम में लेने के बाद में इनको क्या है दोबारा काम में लिया जा सकता है। जैसे आपका सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, यानी कि जब तक पृथ्वी के ऊपर क्या है मनुष्य का निर्माण है, सूर्य जब तक है तब तक क्या है अपन को ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी।
दूसरा, अगर जल की, मृदा की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या है, जैसे मान लो अगर जल है उसका रूप है वो परिवर्तित हो जाता है, अगर वाष्पीकरण हो गया तो वो क्या है, वाष्पीकरण के द्वारा वापस क्या है, धरातल के ऊपर बरसात के रूप में आ जाता है। ऐसे ही क्या है आपका मृदा के लिए, मृदा के अंदर क्या है आपके खनिज लवण है अगर समाप्त हो जाते हैं तो उनको दोबारा से क्या किया जा सकता है, उनके अंदर खाद्य पदार्थ जो खनिज लवण उनकी पूर्ति कमी हो गई थी उसकी पूर्ति करके उन संसाधनों को दोबारा क्या किया जा सकता है। ऐसे ही भूतापीय, भूमि के अंदर से जो ताप प्राप्त होता है उससे क्या है आपको, ऐसे नहीं है कि एक बार इनको काम में ले लिया और खत्म हो गए, ऐसे नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या है आपके नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। तो ऊर्जा के संसाधन है वो कितने हिस्सों के अंदर हो गए, 2 हिस्सों के अंदर। अब अपना टॉपिक आता है ऊर्जा के अंदर आपके बीए पार्ट 3rd ईयर में ऊर्जा संसाधनों के रूप में कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये तीनों ही क्या है आपकी एग्जाम की दृष्टि से तीनों क्या है इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, क्योंकि तुम्हारे ज्योग्राफी में क्या है 5 ही क्वेश्चन आते हैं। 5 में से एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें न्यू टाइप और आपका मानचित्र है वो दर्शाना आता है। मैप में आपको टॉपिक दे देंगे जैसे गंगा नदी कहाँ है, यमुना कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, या कोई भी पर्वत की चोटी पूछ ली। इस तरीके से मैपिंग में आपको ये स्थान है दिखाने हैं, तो उसमें से आपका क्या होगा न्यू टाइप का आ जाएगा और साथ में क्या है आपका इसी के अंदर मैपिंग आ जाती है। तो 1 नंबर तो वो ही होगा, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हो गया। उसके बाद में 4 और बचते हैं। 4 के अंदर आपका 3 यूनिट है, तीनों यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन उठाना है और बाद में आपके 6 क्वेश्चन और बचते हैं। 6 में से एक क्वेश्चन और करना है जो आपका क्या होगा अपनी इच्छा से कर सकते हो। तो लगभग आपका जैसे 1 साल के अंदर, जैसे पिछले साल अगर लोहा आ गया तो अब की बार आपका पिछली बार कोयला आ गया तो पेट्रोल आने के चांस होते हैं, पेट्रोल आ गया तो आपका प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस नहीं तो फिर कोयला है। इस तरीके से लगभग तुम्हारे एक क्वेश्चन है वो पड़ता है। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। तो बात कर लेते हैं ऊर्जा संसाधनों के अंदर अपन कोयले की। ये तो समझ में आ गया कि ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स जो होते हैं वो अपने कौन कौन से हैं, कोयला है, खनिज पदार्थ जो आपका पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। इनसे ये क्या है आपके ऊर्जा संसाधनों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और संसाधन है वो आपके क्या हो गए 2 प्रकार के, गैर परंपरागत और परंपरागत, नवीकरण और अनवीनीकरण। इस तरीके से क्या है संसाधनों को 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया गया है। अपन क्या पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधनों के अंदर, पहला टॉपिक उठाएंगे कोयला। तो सबसे पहले कोयले के बारे में पढ़ेंगे, कोयले का जो विकास है, उत्पत्ति है वो कैसे हुई। दूसरा उसके बारे में देखेंगे कि कोयले के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में उसका भारत के अंदर वितरण है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कोयले पे। कोयला देखो पृथ्वी के अंदर क्या है, अगर बात करते हैं कोयले की तो कोयला है वो, कोयले की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। देखो निश्चित रूप में तो कोई नहीं बता सकता कि किस तरीके से कोयले की उत्पत्ति हुई है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के अंदर कोई भी, मतलब आज के समय की बात नहीं है, करोड़ों समय पहले की बात है कि ऐसे नहीं है कोयले और पेट्रोल की उत्पत्ति है वो 2 से 5-10 साल के अंदर हो जाती है। करोड़ों समय लगते हैं इन ऊर्जा संसाधनों की उत्पत्ति के लिए, इसीलिए ये क्या है आपके सीमित मात्रा के अंदर विद्यमान है। अगर बात करते हैं कोयले के विकास की, तो कोयले के विकास के लिए कहा गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि भूतल के ऊपर या भूमि के ऊपर ऐसा
प्राकृतिक घटनाएं हुई होंगी, जैसे भूकंप का आना है, ज्वालामुखी का है, या धरती का फटना है। तो इस तरीके से ऐसी कोई प्राकृतिक घटना हुई होगी जिसके कारण पृथ्वी के अंदर जितनी भी वनस्पति थी वो क्या हो गई, धंस गई, नीचे दब गई पृथ्वी के अंदर। तो भूकंप के आने से क्या हुआ, जो दरार हुई, दरार होने के कारण किसी भी क्षेत्र में, जैसे जैसे जिन क्षेत्रों के अंदर, जैसे बात करते हैं आपके झारखंड में, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपके कोयले के भंडार है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, आज भी क्या है देखने को मिलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति अगर आज भी अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक जो वनस्पति है वो क्या है, ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे जितने भी पेड़ पौधे या जंगल वाला जो क्षेत्र है, कि इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, पेड़ पौधे अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो प्राकृतिक घटना हुई, प्राकृतिक घटना के कारण जितनी भी वनस्पति थी वो पृथ्वी के अंदर चली गई, धंस गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर ताप और दबाव दोनों की मात्रा अधिक हुई, और रासायनिक क्रिया के कारण क्या है, आपका कोयले की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। कि कोयले की उत्पत्ति के लिए अगर अपन बात करते हैं कि कोयले की उत्पत्ति है वो किस रूप में मानी जाती है, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, वनस्पति के दबने के कारण दाब और ताप दोनों के कारण क्या हो गई, आपकी लगभग देखा जाए तो दोनों से क्या हुआ, ताप दाब से रासायनिक तौर पे क्या है, ताप और दाब, जिससे रासायनिक क्रिया, और रासायनिक क्रिया है वो मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन का बना होता है। यानी कि जो कोयले की अगर बात करते हैं तो कोयले के अंदर क्या है, कार्बन की मात्रा के आधार पे कोयले का वितरण किया गया है, वो अभी पढ़ाऊंगी। इसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या होते हैं, इसके अंदर विद्यमान होते हैं या पाए जाते हैं। और बात करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व होते हैं, ये भी क्या है, गौण तत्व के रूप में पाए जाते हैं। कौन से, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन दोनों ही क्या है, गौण रूप में पाए जाते हैं। और इसके द्वारा ये क्या है, जिस तरीके से मैंने अभी कहा आपको कि प्राकृतिक वनस्पति है वो पृथ्वी के अंदर दब गई, दबने के कारण क्या है, रासायनिक क्रिया है उसमें अगर देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों तत्वों की क्या है, मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है। और उसी के साथ क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही तत्व क्या है, गौण रूप के अंदर मिलते हैं। इसी के साथ साथ क्या है, आपकी वनस्पति के रूप में देखो कार्बन की उत्पत्ति, जो कोयले की उत्पत्ति है उसकी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही तत्व हैं वो, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपके क्या है, गौण रूप के अंदर क्या है, इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपकी कोयले की उत्पत्ति है वो मैंने आपको बताया कि वनस्पति जब दब गई थी, प्राकृतिक घटनाओं के कारण वनस्पति है वो दब गई थी, और पृथ्वी के ऊपर से क्या है, ताप और दाब लगा, दोनों ही लगने के कारण इसके अंदर, कोयले के अंदर अगर देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ही तत्व हैं क्या है, पाए जाते हैं। इनका सम्मिलित रूप है वो क्या है, आपका कार्बन है। कार्बन के आधार पे ही क्या है, कोयले की जो प्रकार है, किस्मों को अलग अलग रूपों के अंदर बांटा गया, वो अभी आगे बता दूंगी आपको। उसके साथ अगर बात करते हैं तो कार्बन में आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों तत्व क्या हैं, गौण रूप के अंदर पाए जाते हैं।
तो इस तरीके से क्या है आपके कोयले की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं कोयले की, तो कोयले के अंदर आपकी वनस्पति के दबने से ही कोयले की उत्पत्ति हुई है। और अब क्या है, कोयले के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कोयले को क्या है 4 भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहला पीट कोयला, दूसरा लिग्नाइट कोयला, तीसरा बिट्यूमिन्स कोयला और लास्ट है एंथ्रेसाइड कोयला। किस आधार पे? कार्बन की मात्रा के आधार पे कोयले को कितने हिस्सों में बांटा गया है? आपका 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिट्यूमिन्स कोयला और एंथ्रेसाइड कोयला। देखो, अगर गुणवत्ता के आधार पे देखा जाए तो एंथ्रेसाइड कोयला है सबसे उच्च कोटि का कोयला है। और सर्वाधिक क्षेत्र में, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में अगर देखा जाए, मतलब अधिकतर क्षेत्रफल के आधार पे अगर देखा जाए, तो बिट्यूमिन्स कोयला है वो भारत में सबसे ज्यादा मिलता है। यानी कि बिट्यूमिन्स कोयला अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है भारत में। ठीक है। और कार्बन की मात्रा के आधार पे अगर देखा जाए तो पीट कोयला है वो क्या होता है, निम्न कोटि का कोयला माना, निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, जो लगभग आपका क्या है, पेड़ पौधों की जो लकड़ियां काटी जाती है और घर के अंदर जो खाना बनाया जाता है, या कह सकते हैं जलाऊ लकड़ी के रूप में काम लिया जाता है। तो ये क्या है आपका पीट कोयले की विशेषताएं। अब क्या है, कार्बन की मात्रा के आधार पे अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन की मात्रा है पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 30 से 40% पाई जाती है। जलने में क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा क्या है, धुआं आती है, क्योंकि घरों के अंदर जो खाना बनाया जाता है वो कौन सा है, आपका पीट कोयला माना जाता है। और पीट कोयले के अंदर क्या है, इसकी विशेषता के अंदर देखते हैं तो कार्बन की मात्रा क्या है, लगभग आपकी 40%, 30% रहने दो, 40% के लगभग है इसके अंदर पाई जाती है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं लिग्नाइट कोयले की, लिग्नाइट कोयले को क्या है, भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है वो आपकी कितनी होती है, देखो इसकी विशेषता, लिग्नाइट कोयले को
को भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक पाई जाती है। इसमें क्या है, जलने में क्या है, ये भी क्या है आपका धुआं है, वो अधिक देता है, लेकिन किसकी तुलना में, पिट कोयले की तुलना में क्या है, इसके अंदर कम मात्रा है वो प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा है वो क्या होती है आपकी 40 से 55% तक पाई जाती है। अगर बात करते हैं बिट्यूमिन्स कोयले की, तो बिट्यूमिन्स कोयला है वो क्या है, अच्छी क्वालिटी का तो माना जाता है, लेकिन एंथ्रेसाइट से क्या है, कम मात्रा के अंदर उच्च क्वालिटी का माना जाता है। इसमें कार्बन के आधार पे कार्बन की मात्रा है, इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 80% तक पाई जाती है। और ये क्या है, जलते समय इसके अंदर धुआं है वो बहुत कम देखने को मिलती है, होती तो है लेकिन बहुत कम मात्रा के अंदर देखने को मिलती है। और जो आपका एंथ्रेसाइट जो कोयला है ये क्या है, सबसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों के अंदर ही ये क्या है आपका पाया जाता है। सबसे उच्च क्वालिटी का होता है भारत के केवल 5% हिस्से में ही पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आपके कोयले के कितने भाग हो गए, 4 भागों के अंदर कोयले को बांटा गया है। आपके पिट कोयले के अंदर क्या है, कोयले का है सबसे निम्न क्वालिटी का जो कोयला माना जाता है वो कौन सा है, पिट कोयला। इसके अंदर क्या है, आपका उद्योगों के अंदर इस कोयले को काम में नहीं लिया जाता, सिर्फ जलाऊ या घर के अंदर ही इन लकड़ियों को काम में लिया जाता है, कोयले को काम में लिया जाता है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 40% होती है, और जलते समय ये क्या है, धुआं है वो बहुत ज्यादा करता है। ये इसकी क्या है, विशेषता है। फिर उसके बाद में आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले को क्या कहा जाता है, भूरा कोयला भी कहा जाता है, और इसकी कुछ मात्रा है वो भी क्या है, घरेलू काम में भी काम में ली जाती है और उद्योगों के अंदर भी काम में लिया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 55% तक पाई जाती है, और ये भी भारत के अधिकतर जो क्षेत्र हैं वहां पे पाया जाता है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं बिट्यूमिन्स कोयले की, तो बिट्यूमिन्स कोयला है भारत की क्या है, अधिकतर क्षेत्र है जो गोंडवाना क्षेत्र है वहां पे आपका बिट्यूमिन्स कोयला मिलता है। अधिकतर जो आपकी नदी की घाटियां हैं, जो बेसिन जो क्षेत्र हैं आपकी, जहां से नदियां निकलती हैं, बेसिन क्षेत्रों के आसपास देखा जाए तो बिट्यूमिन्स कोयला है वो अधिकतर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ क्या है आपका, इसके अंदर कार्बन की मात्रा है वो 55 से 80% तक पाई जाती है। फिर आता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रे भी बोलते हैं, एंथ्रेसाइट भी बोलते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला, एंथ्रेसाइट है ये उच्च क्वालिटी का होता है, बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या है, कोयले के अंदर इसमें
किसी प्रकार का कोई मतलब जैसे धुआं है इस तरीके से कुछ नहीं पाया जाता। ये क्या है, सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। लेकिन क्या है, भारत के सिर्फ 5% भाग के अंदर ही ये देखने को मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा आपकी कितनी 80 से 95% तक पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, 10 सेकंड का टाइम दे रही हूं। उसके बाद अपन बात करेंगे कोयले के बारे में। आपका कोयला है वो लगभग 2 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। भारत के अंदर कोयला 2 भूवैज्ञानिक कालों से निकाला जाता है, पहला गोंडवाना और दूसरा टर्सरी। भारत में कोयला 2 भूवैज्ञानिक कालों से निकाला जाता है। ये हो गया क्या, भारत में कोयले की उत्पत्ति के रूप में 2 भूवैज्ञानिक काल, भारत में कोयला 2 भूवैज्ञानिक कालों से निकाला जाता है। पहला है आपका गोंडवाना और दूसरा है आपका टर्सरी। देखो 2 कालों से क्या है, भारत के अंदर क्या है, कोयला है वो निकाला जाता है। पहला है गोंडवाना। गोंडवाना के अंदर जो कोयला निकाला जाता है गोंडवाना कोयला, और दूसरा है आपका टर्सरी कोयला। काल ना बोल के कोयला बोल देते हैं। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं गोंडवाना की। गोंडवाना की बात करते हैं कोयले की। तो गोंडवाना कोयला है वो अधिकतर क्या है, आपका जो भी नदी की क्षेत्र है, जो आपका क्या है, अनेक प्रकार की जो नदियां हैं, नदी बेसिन है। भारत के प्रायद्वीपीय में दामोदर में आपका झारखंड, पश्चिमी बंगाल, सोन के अंदर मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ब्रह्मणी, इंद्रावती, नर्मदा, कोयला, पंच, कान्हा, इनसे क्या है, इनकी नदियों के घाटियों में क्या है, स्थित है। और इस क्षेत्र के अंदर से जो कोयला निकाला जाता है उसकी विशेषता के रूप में क्या है, आपकी जो 3 श्रेणियां हैं वो देखने को मिलती हैं, तालचेर, दामूचा और तीसरा है आपका दामूचा के बाद में कोयले क्षेत्र के अंदर आपके अधिकतर क्या है, जो कोकिंग कोयला, गैर कोकिंग कोयला वर्गों के अंदर इनको बांटा गया है। और इन क्षेत्रों के अंदर आपका रानीगंज है, झरिया है, बोकारो है, और जो रामगढ़ है, गिरिडीह है, कानपुरा है, यहाँ पे क्या है, कोकिंग कोयला है वो देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों से क्या है, आपकी कौन कौन से क्षेत्र हो गए, आपकी गोंडवाना का जो क्षेत्र है, गोंडवाना का निचला गोंडवाना का जो काल माना जाता है, यहाँ पे क्या है, कोयले के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। इसी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपका रानीगंज है, झरिया है, बोकारो है, आपका जो रामगढ़ है, गिरिडीह है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, कोयले की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। तो बात कर लेते हैं आपका प्रायद्वीपीय भारत में दामोदर, नर्मदा,
ब्राह्मणी, नर्मदा, सोन, कावेरी, ब्राह्मणी, सोन, कावेरी, और इसी के साथ साथ आपकी कौन सी नदियां, इंद्रावती, पंच, कन्हा, इंद्रावती, आदि बेसिनों के पास, बेसिनों व नदी घाटियों के क्षेत्रों में कोयले की कौन सा, गोंडवाना, कोयले की उत्पत्ति मानी गई है। इस तरीके से क्या है, आपका गोंडवाना क्षेत्र से कोयले की उत्पत्ति है वो मानी गई है। और इसी क्षेत्र के अंदर आपके आता है, इस क्षेत्र में आपका आता है बोकारो, झरिया, रानीगंज, गिरिडीह कौन सा आता है इस क्षेत्र के अंदर, गिरिडीह है, बोकारो, रानीगंज, झरिया, और इसी के साथ साथ और कौन से क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कनकपुरा, रामगढ़, रामगढ़ आदि क्षेत्रों से गोंडवाना कोयला निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, गोंडवाना के बाद में टर्सरी क्षेत्र का कोयला आता है, जो आपका कौन से क्षेत्रों का, प्रायद्वीपीय भागों से आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी के अंदर क्या है आपका कौन सा कोयला निकाला जाता है, टर्सरी कोयला। दूसरा है टर्शियरी कोयला। देखो, टर्शियरी कोयले की अगर बात करते हैं तो टर्शियरी कोयला है वो आपका क्या है, अधिकतर यह कोयला अधिकतर प्रायद्वीप भागों से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, आपका जम्मू कश्मीर के बाद में राजस्थान, तमिलनाडु,
केरल आदि क्षेत्रों से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, दो क्षेत्रों से कोयला है वो निकाला जाता है। पहला गोंडवाना कोयला क्षेत्र, दूसरा टर्सरी कोयला क्षेत्र। तो इस तरीके से क्या है, भारत के अंदर क्या है, आपके कोयले की उत्पत्ति है वो मानी जाती है। आगे क्षेत्र के आधार पे, राज्यों के आधार पे अगले लेसन में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।